अथर्व एग्ज़ाम वाइज एक जाना माना नाम जिसने सभी प्रकार की परीक्षाओं में 100% परिणाम दिए हैं। अथर्व एग्ज़ाम वाइज नाम से समझ में आ रहा है कि हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और इस एग्ज़ाम के चाहे वो एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो या किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, सभी में 100% सफलता अथर्व एग्ज़ाम वाइज के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। एक समय था कोरोना का, जब हम इसी प्रकार से ऑनलाइन लेक्चर लेकर आते थे, लेकिन आज फिर कोरोना नहीं है, लेकिन फिर वही समय हमारे पास है जब हम ऑफलाइन क्लास में कुछ ना सही लेकिन ऑनलाइन क्लास में भी आपके लिए बहुत कुछ लेकर आए हैं। ऑनलाइन क्लास में मैं मोहन मोदी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इसमें आप इसी प्रकार से मेरे और अन्य विषयों के बहुत से अलग अलग विषयों पर, अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो देख पाएंगे और ये सारे ऑनलाइन लेक्चर्स जितने भी हैं, ऑनलाइन वीडियोस जो भी हैं, ये सब आपको एक के बाद एक दिखाई देंगे, एक के बाद एक आपको मिलते रहेंगे और इसके लिए बस आपको हमसे जुड़े रहना ज़रूरी रहेगा। आप हमसे जुड़े रहिएगा तो आपको इस प्रकार से ये सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। जैसा कि मैं आपके लिए इस बार एक बहुत विशिष्ट या कह सकते हैं बहुत अलग हटके टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ। अभी मैं एमपीपीएससी के अंतर्गत पूछा जाने वाला विषय है पल्लवन। एमपीपीएससी जो एग्ज़ाम है, पीएससी की जो भी एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में अगर अटेम्प्ट किया हो तो आप जानते होंगे कि संक्षेपण और पल्लवन इन दोनों का कितना महत्व है। संक्षेपण क्या होता है, पल्लवन क्या होता है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से मैं आपकी सारी क्यूरीज को या सारी जो जो भी आपकी समस्याएं हैं पल्लवन से संबंधित, उसको मैं दूर करने का प्रयास आपके सामने करूंगा। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं, पर इसके पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहूँगा कि संक्षेपण और पल्लवन का नाम तो आपने सुना है, संक्षेपण के बारे में आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो इसके पहले मेरा वीडियो संक्षेपण के बारे में भी दिया गया है। आप संक्षेपण के बारे में मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हैं, इससे संक्षेपण के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त हो सकेगी। संक्षेपण के अलावा अब पल्लवन क्या होता है, पल्लवन का क्या महत्व होता है, हम पल्लवन की आवश्यकता हमें क्यों होती है, हम पल्लवन कहाँ करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको इस लेक्चर में मैंने समझाने का प्रयास किया है, एक छोटा सा प्रयास आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पल्लवन। आज का विषय है पल्लवन। पल्लवन किसे कहेंगे? पल्लवन, पल्लवन मतलब छोटी छोटी चीज़ों को क्या किया गया, विस्तार दिया गया। इसे हम भाव पल्लवन कह सकते हैं, भाव विस्तार कह सकते हैं। और क्या होता है ये पल्लवन? आपने देखा है कभी एक छोटी सी कली होती है, ठीक है, कली होती है, कली क्या होती है, कली एक फूल बनती चली जाती है। कली रही छोटी सी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, कली वो खिलती चली जाती है और फिर आगे चलकर फूल बन जाती है। जब फूल बन जाती है तो क्या होता है, कली में इतनी पंखुड़ियां नहीं होती, लेकिन जब वो फूल बन जाती है तो उसमें क्या होती है, पंखुड़ियों की संख्या बढ़ जाती है। पंखुड़ियां बढ़ जाने पर ही क्या होता है, वो खिला हुआ फूल कहलाता है। खिलावा फूल कहलाता है। तो उसमें पंखुड़ियों की संख्या बढ़ गई, मतलब क्या हुआ, विस्तार हुआ। उसे कलियों के अंदर पंखुड़ियों को लग जाने से क्या हो गया, वो फूल बन गया। फूल बन जाने से पंखुड़ियों का विस्तार हुआ, पंखुड़ियां बढ़ गई उसमें। तो यही वही चीज है, पल्लवन में भी हम क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। देखें फिर भी, कोमल पत्तों के समूह को पल्लवन कहते हैं। कोमल पत्ते, छोटे छोटे पत्ते, जैसे मैंने पंखुड़ी का उदाहरण आपको दिया, लेकिन यहाँ पर भी वही बात है कि जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं, किसी भी पेड़ के ऊपर आप देखिएगा नरम नरम जो छोटे छोटे कोमल कोमल पत्ते होते हैं, वो कोमल पत्ते ही क्या कहलाते हैं, पल्लव कहलाते हैं। कोमल पत्तों को हम पल्लव कहते हैं और पल्लवन पल्लव का ही विकसित रूप है। इसी पल्लव से पल्लवन शब्द निकला है। मतलब जब छोटे छोटे पत्ते क्या हो रहे हैं, खिलते चले जा रहे हैं, वही क्या होते हैं, आगे चलकर जो है वो बड़े होते हैं, आगे चलकर वो विस्तार को प्राप्त होते हैं, वृद्धि करते हैं। ये सब कुछ हमारे सामने हमारे परिवर्तन के रूप में देखने को मिलता है।
बट देखने में तो यही आता है ना कि वो सबसे पहले शुरुआत क्या होती है उसकी, कोमल, छोटा सा धीरे धीरे क्या होता चला जा रहा है, वो बड़ा होता चला जा रहा है। वही चीज हमें पल्लवन में यहां देखने को मिलती है। पल्लवन का अर्थ क्या है, दिए गए विषय का विस्तार करना। मतलब कोई चीज हमें दिया गया, कोई टॉपिक हमें दिया गया, उस टॉपिक को हमें क्या करना है, विस्तार देना है। उस टॉपिक को हमें क्या करना है, फैलाना है। उस टॉपिक को हमें काफी, समझ गए होंगे कि हमें छोटी चीज को बड़ा करके बताना है, उसका विस्तार देना है। तो वो विस्तार ही क्या कहलाता है, यहाँ पर पल्लवन कहलाता है। इसे हम भाव विस्तार देना, भाव पल्लवन देना, या विस्तार के साथ किसी चीज को बताना कह सकते हैं। अच्छा बताइए, इसकी आवश्यकता हमें कहाँ पड़ती है? क्या हमें पल्लवन, भाव पल्लवन या विस्तार देने की आवश्यकता पड़ती है? संक्षेपण में तो मैंने आपको समझाया था कि हमें बहुत संक्षेप करना होता है, छोटे में लिखना होता है। उसकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है? सरकारी शासकीय पत्र वगैरह में पड़ती है, क्योंकि वहाँ हम इतना विस्तार दे ही नहीं सकते। जब विस्तार नहीं दे सकते हैं तो क्या करना पड़ता है, वहाँ पर संक्षिप्त रूप में अपनी बात को कहना होता है। तो फिर पल्लवन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? क्या ऐसा है जिसमें पल्लवन का प्रयोग होता है? अभी सोचा है? हाँ, संक्षेपण के जैसा पल्लवन भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संक्षेपण यदि महत्वपूर्ण है तो पल्लवन भी महत्वपूर्ण है। पल्लवन क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, आप अपनी भावनाओं को, आपके हृदय में क्या चल रहा है, उन सब भावों को क्या करना चाहते हैं, व्यक्त करना चाहते हैं। ठीक है, आप अपने भावों को व्यक्त करेंगे, किसी न किसी माध्यम से तो करेंगे ना। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसके माध्यम से आपके अंदर क्या चल रहा है वो चीज बाहर आएगी। बिल्कुल, जो आपके अंदर चल रहा है उसको बाहर लाने के लिए आपको कुछ विचारों की आवश्यकता पड़ेगी। वो विचार कहाँ से आएंगे? वो विचार आपके ही अंदर से प्रकट होंगे और सामने आएंगे। तो जो उस विषय से संबंधित आप चीज सोच रहे हो, वो चीज आप सामने लेकर आ रहे हो, बिल्कुल लेकर आ रहे हो। तो उन्हीं विचारों को, उस विषय से संबंधित अब जब आप सामने लेकर आ रहे हो, आपके हृदय से सारे विचार बाहर आ रहे हैं, आपके भाव बाहर आ रहे हैं, आप जो सोच रहे हो वो सारी आपकी जितनी भी फीलिंग्स हैं उन सबको बाहर लेकर आ रहे हो। उन्हीं सब चीजों के रूप में प्रदर्शन करना, उन्हीं सब चीजों के रूप में विस्तार देना ही क्या कहलाता है, पल्लवन कहलाता है। मतलब पल्लवन में हम कह सकते हैं किसी प्रकार का कोई भी बाउंडेशन नहीं होता, कोई भी किसी प्रकार का हम कह सकते हैं कि इसमें लिमिटेशन नहीं होती, किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं होती। जबकि संक्षेपण हमें क्या करता था, सीमाओं के अंदर बांध देता था। हमें सीमा में रहकर काम करना पड़ता था जब हम संक्षेपण के रूप में कार्य करते थे। लेकिन पल्लवन में हम अपने हृदय के अंतर्गत जो चल रहा है उसको काफी अच्छे से विस्तार करके लिख सकते हैं उस विषय से। बस यह हमें ध्यान रखना होता है कि हम उसका विस्तार तो करें, लेकिन विस्तार करते समय हम कहीं ऐसी तरफ न भटक जाएं जो हमारे विषय से जिसका कोई लेना देना ना हो। कई बार ये होता है कि हम विस्तार देते हैं, विस्तार देते 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 हम उस अपने मेन मूलभूत जो विषय दिया गया है, जो टॉपिक दिया गया है, उस टॉपिक से, हमारे लिंक से क्या होते हैं, बहुत अलग हट जाते हैं। तो उस जगह पर पल्लवन का कोई मतलब नहीं रह जाता। आप अपने भावों का विस्तार दो, आप बहुत अच्छे से अपनी सारी भावनाओं को व्यक्त करो, लेकिन कम से कम ये ध्यान रखते हुए कि आपको जो विषय दिया गया है उस विषय से अलग हटके आपको नहीं जाना है। आप चाहे उसके लिए उदाहरण दीजिए, आप चाहे उसके लिए आपको जो समझ में आ रहा है वह कहिए, बट एक वही कि आपको दायरा संक्षेपण का बहुत छोटा था, लेकिन पल्लवन का दायरा बड़ा हो गया आपके लिए। पल्लवन का जो दायरा बड़ा हो गया, इसका मतलब ये है कि आप अपने भावों का विस्तार देंगे, लेकिन उस विषय को ध्यान में रखकर। अब विषय तो आपका कहीं और रह गया, आपने उसका विस्तार करते 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 अनावश्यक रूप से इतना विस्तार कर दिया कि पता चला कि आपका विषय तो कहीं और रह गया और विस्तार कहीं और चला गया। तो वो चीजें आपकी पल्लवन के अंदर नहीं आना चाहिए। इन सब चीजों का भी क्या होता है, मार्किंग होता है, अदरवाइज क्या होगा, आपके नंबर इसमें कट जाएंगे। चलिए अभी समझते हैं पल्लवन का अर्थ क्या हुआ, दिए गए विषय का विस्तार करना। यह संक्षेपण का ठीक विपरीत है। संक्षेपण में हमने संक्षेप में उस चीज को
छोटे रूप में लिखना, संक्षिप्त रूप में लिखना सीखा था, लेकिन पल्लवन में क्या कर रहे हैं हम लोग? पल्लवन में हम उस चीज का विस्तार दे रहे हैं, पल्लवन में हम उस चीज को काफी फैला के लिख रहे हैं, ये हमने देखा। पल्लवन में कोई अंश, कहावत, लोकोक्ति, मुहावरे, किसी कथन, वाक्यांश, उदाहरण आदि के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, अब बात सामने आपने देखी कि यहाँ क्या दिया है। अब उसी चीज को मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, संक्षेपण में हमने क्या किया था? संक्षेपण में हमने कोई कहावत है, लोकोक्ति है, मुहावरा है, या कुछ भी इस प्रकार की जो चीज है जो फैला के लिखी जाती है, उसको हटा दिया था, और उसकी जगह हमने संक्षिप्त रूप में उसके लिए क्या प्रयोग किया जा सकता है उस चीज को रखा था। लेकिन यह हमें विस्तार देना है, विस्तार देना है तो यहाँ पर संक्षेपण के विपरीत हमें कहावतों का, लोकोक्तियों का, उदाहरणों का, ठीक है, या किसी वाक्यांश वगैरह का, इन सब का, या हो सकता है कि आपके विषय से संबंधित कोई छोटा सा आख्यान हो, छोटी सी कथा हो, इस प्रकार की चीजों का क्या कर सकते हैं आप? इसमें समावेश कर सकते हैं, जिससे कि आपका भाव विस्तार क्या होगा? काफी अच्छे से बनने लगेगा। तो इनमें इन चीजों को शामिल किया जाता है। चलिए फिर बात कर रहे हैं हम लोग पल्लवन। पल्लवन में संदर्भ और प्रसंग का कोई स्थान नहीं होता। अब आप कहेंगे कि सर हमने तो जैसे स्कूली लेवल के ऊपर जो है किसी चीज की व्याख्या लिखनी आई है, जैसे मान लीजिए सूरदास जी के पद हैं, कबीरदास जी के पद हैं, तुलसीदास जी के पद हैं, ठीक है, हमने समझा है, हमने 12वीं तक जो है इन सब पदों की व्याख्या की है। उन पदों में व्याख्या करते समय आपने संदर्भ और प्रसंग लिखे थे, या फिर जब आप याद करिए कि जब आप को प्रश्न पत्र आता था, उस प्रश्न पत्र में भी ये लिखा हुआ आता था कि जो पद दिया गया है, 4 लाइन 8 लाइन जो भी दी गई हो, उस 4 या 8 लाइन का क्या करना है आपको? संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या प्रस्तुत करना है। लेकिन यहाँ संदर्भ प्रसंग का कोई स्थान नहीं होता, संदर्भ प्रसंग का कोई स्थान नहीं होता। सीधे सीधे क्या करना है हमको? उस विषय से संबंधित इसकी व्याख्या देनी है। यहाँ पे संदर्भ नहीं दिया जाना है, प्रसंग नहीं दिया जाना है, क्योंकि ये दोनों चीजें हमारे पल्लवन वाले विषय से अलग हट जाती है। संदर्भ में क्या करते थे हम? राइटर का नाम देते थे, या फिर बताते थे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक की टेस्ट 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 से ली गई हैं, इसके रचयिता ये है ना, ये कुछ नहीं देना है। प्रसंग भी ये होता था कि इससे संबंधित है वो शॉर्ट प्रेजेंटेशन, नहीं, वो भी नहीं देना है। हमें जो विषय दिया गया है उस विषय की व्याख्या क्या है, केवल व्याख्या का प्रेजेंटेशन इसमें देना है। तो पल्लवन याद रखिए, संदर्भ प्रसंग का प्रयोग नहीं करना, होती व्याख्या ही है, लेकिन संदर्भ प्रसंग को हटाकर आते हैं। इसका जो है पल्लवन वो केवल एक अनुच्छेद में किया जा सकता है, एक अनुच्छेद में किया जाता है, और एक औसत पल्लवन में याद रखिएगा 100 से लेके 125 शब्द होना चाहिए। ये याद रखिए, 100 से 125 शब्द मानक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों में हम दिए गए विषय को क्या करें? विस्तार दें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप विस्तार करते 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 उसके 5 7 8 पन्ने भर दें, नहीं, हम निबंध लिखने नहीं जा रहे। हम क्या कर रहे हैं? भाव पल्लवन कर रहे हैं, पल्लवन कर रहे हैं। यहाँ पर भी निबंध लिखना और पल्लवन में बहुत अंतर है। निबंध में आपके बहुत सारे सब विषय निकलेंगे, बहुत सारे छोटे 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 उप विषय निकलते चले जाएंगे, उनसे संबंधित चीजों को क्या करोगे? आप विस्तार देते जाओगे। लेकिन पल्लवन में केवल आपको एक विषय दिया गया है, उस विषय पर ही केंद्रित होकर क्या करना है आपको? जो भी मुख्य बिंदु आपको समझ आते हैं, या मुख्य बिंदु जो आपको आपके हृदय से निकलते हैं, उन बिंदुओं को क्या करना है? उसमें आपको रखना है, जो कि एक अनुच्छेद के रूप में क्या करना है? वो चीज आपके सामने आएगी। तो इसमें याद रखिएगा 100 से 125 शब्दों में होना चाहिए। लेखक को मूल भाव से भटकना नहीं चाहिए। जस्ट मैंने आपको यही बताया कि अगर आप मूल भाव से भटक जाओगे तो आपके पल्लवन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, आपका पल्लवन निरर्थक हो जाएगा और उसकी कोई मार्किंग आपको नहीं मिलेगी, मार्किंग आपकी कट जाएगी। इसलिए आपको मूल भाव तो ध्यान रखना है। जैसे जो भी आपका मूल विषय है, उस मूल विषय को ध्यान में रखकर ही क्या करना है? आपको पल्लवन करना है, और शब्दों का भी क्या करना है? विशेष ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा लिमिटेशन में नहीं बांध रहा हूं, आप अपने भावों को व्यक्त कीजिए, पर अनावश्यक रूप से बातों को उसमें शामिल नहीं करेंगे।
ठीक है, मूल भाव से नहीं भटकना चाहिए, ना ही संबंधित विषय को छोड़कर अनावश्यक बातों को शामिल करना चाहिए। ये बात भी मैंने आपको बताई। आपको जो जरूरी हो, जो आवश्यक हो, वही चीजें पल्लवन में रखना है। अनावश्यक रूप से कोई बात उसमें नहीं डाल देना है। आप ये मत सोचिएगा कि मुझे बहुत बड़ा बड़ा लिखना है। नहीं, बहुत बड़ा बड़ा क्या करेगा, आपको और पीछे कर देगा। आपका पल्लवन का जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य को क्या कर देगा, वो नष्ट कर देगा। और अनावश्यक रूप से क्या हो जाएंगे, शब्दों का विस्तार हो जाएगा। इस कारण से भी हमारे नंबर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसलिए इन सब चीज़ों का हमें क्या करना है, बारीकी से ध्यान रखना है। देखिए, बहुत सारे बच्चे मेरे पास, बहुत सारे विद्यार्थी जो आते हैं, वही कहते हैं, सर पल्लवन लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप 2 टॉपिक हम अभी लिख के बता दें। ठीक है, टॉपिक देने के बाद लिखने बैठते हैं, इतना इतना लिखते हैं, इतना इतना लिखते हैं। अरे सर, ये तो अपने मन से लिखना है, बहुत सारा लिखना है, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। नहीं, यही चीज मैं समझाता हूँ, कुछ भी नहीं लिखना है। जो लिखना है सोच समझ के लिखना है, अपने हृदय के भावों को लिखना है, अपने विचारों को लिखना है, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड, टॉपिक से अलग हटके आपको कुछ नहीं देना। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पल्लवन के माध्यम से विचार आपके भली भांति व्यक्त किया जा सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इसका विशेष महत्व है। आप अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हो, पल्लवन में कर क्या रहे हो, आपके हृदय से निकलने वाले विचार है, आपके मन से निकलने वाले विचार है, उन्हीं विचारों को आपने विस्तार दे दिया, वही आपका पल्लवन हो गया, वही आपका भाव विस्तार हो गया। यही तो आप कर रहे हो। इसका महत्व कहां है, शासकीय पत्रों में नहीं। शासकीय पत्रों में संक्षेपण का महत्व है। वहां पर बड़ी बात को हम संक्षिप्त में छोटे रूप में बताते हैं। आपने मेरे संक्षेपण का लेक्चर देखा होगा तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि वहां हम शासकीय पत्रों में संक्षेपण का प्रयोग करते हैं। अगर वहां पल्लवन कर दिया तो सरकारी अफसर के पास इतना समय नहीं है कि आपकी इतनी लंबी चौड़ी बातों को क्या करे, वो पढ़े। उसके पास समय का अभाव है, तो उसमें केवल मूलभूत बात को लिखा जाता है, वो आपका संक्षेपण में समझा हमने। लेकिन पल्लवन में इसका विशेष महत्व, इसका विशेष महत्व जो होता है वो होता है शिक्षा के क्षेत्र में। तो शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या महत्व होता है, देखिए शिक्षा के क्षेत्र में इसके महत्व को मैं आपको बता रहा हूं। अगर कोई टॉपिक आपको आपका टीचर समझा रहे हैं, तो वो टॉपिक को छोटे रूप में समझाना चाहेगा, या जब तक आपको वो विस्तार नहीं देगा आपको समझ में कैसे आएगा। अब आपको समझ में आ रही है बात। वहां पल्लवन का महत्व क्यों है, क्योंकि जब तक आपका टीचर आपको किसी टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई नहीं करेगा, विस्तार नहीं देगा, समझाएगा नहीं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में हम पल्लवन का क्या करते हैं, विशेष महत्व रख के चलते हैं। किसी शब्द का विवरण या व्याख्या हमें पल्लवन के माध्यम से ही तो प्राप्त होता है। कोई शब्द दे दिया, मान लीजिए, है ना, अगर हम विज्ञान के क्षेत्र में जाएं, एक शब्द आपको दे दिया प्रकाश संश्लेषण, या चलिए हम हिंदी के क्षेत्र में जाएं तो हिंदी के क्षेत्र में बहुत सारे शब्द, अनुभूति एक शब्द दे दिया। अब आपके लिए नया शब्द है ये, क्या होता है अनुभूति, क्या जानते हैं अनुभूति के बारे में, नहीं, कुछ नहीं पता। अनुभूति को जब तक टीचर अच्छे से नहीं समझाएगा, जबकि अनुभूति क्या होती है, ये क्यों आवश्यक है, कहाँ से प्रकट होती है, वो सारी चीज़ें क्या करेगा, वो विस्तार देगा ना, समझाएगा ना, तभी तो आपको वो पर्टिकुलर शब्द, वो आपका जो शब्द है, विशिष्ट शब्द जो है, जो आपको दिया गया है, समझ में तभी आएगा। अगर आपको उसका विस्तार नहीं दिया, टीचर ने उसके बारे में आपको डिटेल में नहीं समझाया, तब कुछ समझ में कैसे आएगी, नहीं आएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें कोई विवरण दे सकते हैं या कोई व्याख्या दे सकते हैं, ये सारी चीजें हमें क्या होती है, पल्लवन के अंतर्गत देखने को मिलती है। विवरण, इसमें विवरण भी मिलता है हमको। संज्ञा, जैसे कि एक शब्द दिया मैंने आपको संज्ञा, अब आपने बोला हाँ 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 बचपन में हमने पढ़ा है संज्ञा होता है, होता है, होता है, ठीक है, संज्ञा होता है, बट संज्ञा होता क्या है, आपको क्या पता कि संज्ञा क्या होता है। जब तक कि टीचर ये नहीं बताएगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। व्यक्ति का नाम बताएगा, वस्तु का नाम बताएगा, भाव का नाम बताएगा, सभी चीजें बताएगा टीचर आपको, तब तो आपको समझ में आएगा ना, हाँ, कि किसी के नाम, विशिष्ट नाम को हम संज्ञा कह रहे हैं। केवल संज्ञा शब्द बोलने से ही आपको समझ में थोड़ी आ जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, नहीं। तो यहां क्या किया हमने, एक शब्द को समझाया, लेकिन किस रूप में समझाया, या व्याख्या के रूप में या फिर विवरण के रूप में।
शब्द का विवरण, शब्द का विवरण दिया। तो विवरण के रूप में वो चीज हमने जब समझाई ना, तो वो चीज क्या हो गई, पल्लवन बन गई। वो चीज क्या हो गया, विवरण हमारा जो है वो विस्तार को प्राप्त हुआ। यही विस्तार को प्राप्त होने वाला विवरण ही क्या कहलाएगा, हमारे यहाँ पल्लवन कहलाएगा। इसलिए पल्लवन का महत्व विशेष करके देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक, तभी तो बच्चे को क्या होगा, वो काफी अच्छे से समझ में आएगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं, आपके दैनिक जीवन में पल्लवन का महत्व या इसका प्रयोग कहां करते हैं, आपके दैनिक जीवन में बता सकते हैं? सोचिए, कोई एक ऐसा उदाहरण आपको अगर समझ में आ रहा हो जहां पर आप पल्लवन का प्रयोग कर रहे हो अपनी बात को समझाने के लिए, आप पल्लवन का प्रयोग करते हैं अपनी बात को समझाना। अगर आपको अपनी बात समझाना है किसी को भी, तो आप संक्षिप्त रूप में नहीं समझाएंगे उसको, उसे क्या करेंगे, आप विस्तार से समझाना चाहेंगे कि हाँ हाँ ऐसा नहीं, ऐसे से करना है इस कार्य को, तभी तो सामने वाला समझेगा ना। और सामने वाला समझकर क्या करेगा, उस काम को उस सही तरीके से करके लाएगा। अगर आपने वहां पर विस्तार नहीं दिया, वहां पर भाव पल्लवन नहीं दिया, विस्तार से वो चीज नहीं समझाई, तो सामने वाले को क्या समझ पड़ेगा। और हो सकता है कि आपकी सोच और सामने वाले की सोच में क्या हो गया, अंतर आ गया। हो सकता है कि आप कहना कुछ और चाहते हो और सामने वाला कुछ और समझ गया, तो जो आप चाहते हैं वो सामने वाला नहीं कर पाया। तो अगर आपने उस व्यक्ति को समझाना है, उस व्यक्ति से कोई काम करवाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस छोटी सी चीज को आपको विस्तार से सामने वाले को बताना पड़ेगा। जब आप उसको विस्तार से बता रहे हो, तो ही तो वह भाव पल्लवन हुआ ना। वो विस्तार से समझाना हम रोज करते हैं, हमारे दैनिक जीवन में करते हैं। इसके अलावा चलिए ठीक है, शासकीय पत्र में तो हम संक्षेपण का प्रयोग करते हैं, मान लिया मैंने। लेकिन अगर आप अपने मित्रों को पत्र लिखते हो, अपने सगे संबंधियों को पत्र लिखते हो, तो क्या संक्षिप्त रूप में लिखते हो? बताओ आप, मित्रों को पत्र लिखते हो या सगे संबंधियों को पत्र लिखते हो, तो क्या उसका संक्षिप्त रूप में लिखते हो? नहीं, वहां हम अपने सारे भावों को प्रकट करके क्या करते हैं, सामने दे देते हैं। आज ऐसा नहीं ऐसा हुआ, ऐसा नहीं ऐसा हुआ। अरे ठीक है, ये सब कुछ कर रहे हो ना, किया तो क्या किया आपने, विस्तार दिया ना। विस्तार दिया तो क्या है वो चीज, वो चीज भाव पल्लवनी तो हो गई। यहां पर विस्तार देना क्या कहलाया, आपका भाव पल्लवन कहलाया। ऐसे कई उदाहरण आपके जीवन जीवन में आते हैं, जो रोज आप कहीं ना कहीं पल्लवन का प्रयोग, भाव पल्लवन का प्रयोग, विस्तार देने का प्रयोग, विवरण के रूप में बात करने का प्रयोग आप करते ही हो। अगर ऐसा ना करें तो हो सकता है कि हम जो सामने वाले को समझाना चाहें वो चीज हम समझा नहीं सकते। इसलिए पल्लवन का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में कई जगह देखने को मिलता है। चलिए आते हैं, पल्लवन के माध्यम से लेखक की विचारधारा और बुद्धिमत्ता का परिचय मिलता है। बहुत बढ़िया बात है, क्या समझे इस लाइन से, लेखक जो लिख रहा है या विचारक जो विचार करता है, ठीक है, तो विचार करने वाले के विचारधारा, लिखने वाले की लेखन क्षमता, इन सब चीजों का भी हमें पता चलता है। अगर पल्लवन अगर सामने रखा है, हमारे किसी ने पल्लवन करके हमें दिया है, तो हमें पता चलता है कि सामने वाला किस हद तक सोच रहा है, उसकी विचार शक्ति क्या है, उसकी बुद्धिमत्ता क्या है, और वो क्या सोचता है। वो उच्च कोटि के क्षमता है उसमें सोचने समझने की, या वो केवल निम्न कोटि तक जो है वो सीमित रह गया। ये चीजें भी हमें क्या करती है, पल्लवन से सीखने को मिलती है। मतलब समझे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लेखक की लेखन क्षमता, पल्लवन तो लिख दिया, सामने वाले ने विस्तार दे दिया, एक किसी टॉपिक पर लिख दिया। अरे आप ही करते हो, अगर आपको मैं कहूं कि अनुच्छेद लिखना है, तो अनुच्छेद लिखना है तो क्या करोगे आप, पल्लवन ही तो करोगे उसका। ठीक है, आपने लिख दिया, लिखने के बाद जब मैं उसको जांचूंगा तो मुझे पता चलेगा कि आपकी सोच कितनी है, आप कहां तक सोचते हो, या आप में उच्च कोटि की विचारधारा है या नहीं। तो ये चीज पल्लवन के माध्यम से लेखक की विचारधारा और बुद्धिमत्ता की, आप में बुद्धि का विकास कितना है, आप में उच्च कोटि की जो विचार शक्ति है वो है या नहीं, ये मुझे पता चलता है। ऐसा नहीं है, अगर मैं कक्षा के अंदर एक पल्लवन करने के लिए विषय दे रहा हूं, अगर मेरी कक्षा में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे पल्लवन करेंगे,
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पल्लवन नहीं करेगा कोई, बिल्कुल करेंगे, लेकिन पल्लवन पल्लवन में अंतर होता है। हर व्यक्ति एक जैसा अपने विचार रखकर नहीं लिख सकता। हर किसी की विचारधारा क्या होती है, अलग होती है। और हर किसी की विचारधारा को अगर हम लेकर चलें तो उसमें कुछ उच्च कोटि के शब्दों का प्रयोग किया गया, कहीं पर काम चलाऊ भाषा का प्रयोग किया गया। तो ये विचारधारा, ये बुद्धिमत्ता भी हमें क्या होती है, पल्लवन के माध्यम से देखने को मिलती है। पल्लवन के माध्यम से लेखक की विचारधारा और बुद्धिमत्ता का परिचय होता है। जहां किसी विषय वस्तु को बहुत अच्छे से समझाना हो, वहां क्या होगा, पल्लवन का विशेष महत्व है। किसी एक विषय को काफी अच्छे से समझाना। देखो ना, अभी मैं आपके सामने पल्लवन एक विषय को समझा रहा हूं। मेरे पास केवल एक विषय था पल्लवन, उस विषय को मैं आपको समझा रहा हूं। 35-40 मिनट का जो मेरा लेक्चर है, इस लेक्चर में मैं क्या कर रहा हूं, अपने विचारों को जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, अपने हृदय में जो मेरे विचार बन रहे हैं, वो सारी चीजें मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं, लेकर आ रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर भाव विस्तार तो कर रहा हूं आपके सामने, पल्लवन ही तो कर रहा हूं आपके सामने। मतलब एक शिक्षक के लिए क्या है, पल्लवन बहुत आवश्यक है। अगर शिक्षक अपने किसी टॉपिक को, किसी सब्जेक्ट के अंदर किसी टॉपिक को समझाना चाह रहा है, तो केवल किताब को पढ़ देगा तो वो पल्लवन नहीं कहलाएगा, वो केवल एक पठन कहलाएगा, पाठन कहलाएगा, वो कहलाएगा, केवल उसने पढ़ दिया बस, दैट्स इट। लेकिन जब उसी चीज के अंदर उस चीज को क्या दिया गया, उस लाइन के अंदर, उस लाइन के माध्यम से क्या समझाना चाहा है, जब तक वो चीज सामने नहीं आएगी, जब तक वो चीज नहीं बताएगा शिक्षक, तब तक बच्चों को, विद्यार्थियों को समझ में कैसे आएगा। अभी मैं आपको बोल रहा हूं, आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, और ये मैं जानता हूं कि आप मेरी बात समझ रहे हो। क्यों समझ रहे हो, क्योंकि मैं किसी एक विषय को, जैसा कि मेरा टॉपिक था पल्लवन, उसी को कैसे कैसे, कहां कहां, किस प्रकार से प्रयोग में लाना है और होता क्या है, ये सब चीजें मैं क्या कर रहा हूं, आपके सामने रख रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। तो आपको हर चीज क्या हो रही, क्लियर होती चली आ रही है। विषय तो मेरा केवल था पल्लवन, पर उस चीज को मैं काफी विस्तार के साथ आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो आपको वो चीज समझ में आ रही है। मतलब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, ऐसे शिक्षक के रूप में मैं आपके सामने भाव विस्तार दे रहा हूं। शिक्षक के रूप में भाव विस्तार देना, ये भी क्या है, एक पल्लवन का ही तो रूप हुआ। एक विषय को काफी विस्तार के साथ आपको दिया जाना हो। जहां किसी विषय वस्तु को बहुत अच्छे से समझाना हो, वहां पल्लवन का विशेष महत्व होता है। शिक्षकों के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। पल्लवन के माध्यम से किसी संक्षिप्त विषय को क्या कर सकते हैं, हम विद्यार्थियों को समझा सकते हैं। ये मैंने अभी बताया। अगर आप शिक्षक हैं, आप पढ़ाते हैं, या आपके छोटे भाई बहन को पढ़ाते हैं, अपने दोस्तों को पढ़ाते हैं, या स्कूल में पढ़ाते हैं, व्हाटएवर, कहीं भी अगर थोड़ा सा भी आप, और ऐसा देखो कोई है नहीं, हर व्यक्ति एक शिक्षक है अपने आप में। ऐसा ये नहीं बोल सकते कि हम स्कूल में नहीं जाते तो हम पढ़ाते नहीं, नहीं। अगर आपके रूममेट ने आपसे कुछ पूछा तो क्या आप उसको बताओगे नहीं, क्या उसको समझाओगे नहीं। उसको समझाया मतलब क्या किया, उसको आपने विवरण दिया ना उस चीज का, जो चीज उसको समझ में नहीं आ रही वो चीज आपने समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर क्या किया, उस विषय का आपने विस्तार दिया, मतलब भाव पल्लवन। एक शिक्षक के रूप में एक छोटी सी चीज को अगर समझाना है बच्चों के सामने, तो उसे एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बताओगे, प्रयोगों के माध्यम से बताओगे, चार्ट के माध्यम से बताओगे, मॉडल के माध्यम से बताओगे, जैसे भी समझाओगे, वो आपकी कोशिश ये रहेगी कि मेरे बच्चे को क्या हो जाए, वो चीज समझ में आ जाए जो मैं उसको समझाना चाहता हूं। उसके लिए आपने जो किया, जो समझाया, वो सब चीजें क्या बन गई, पल्लवन बन गई। वो चीज पल्लवन के अंतर्गत आ गई, क्योंकि आपने विस्तार दे दिया इस चीज का। विस्तार देकर आपका टारगेट ये था कि ये चीज मेरे बच्चों को समझ में आना चाहिए, तो वो चीज बच्चों को समझ में आ गई। मतलब आपने संक्षिप्त रूप में तो नहीं समझाया ना उसको, आपने उसको काफी एक 40 मिनट का पूरा पीरियड लगाकर क्या किया, उस छोटे से टॉपिक को क्लियर किया। जब 40 मिनट का समय लगाकर आपने उस पूरे टॉपिक को क्लियर किया, तो क्या हुआ, वो टॉपिक उस बच्चे को बहुत अच्छे से आ गया। इतने अच्छे से आ गया कि वो बच्चा, अगर आप दूसरी बार उससे पूछोगे तो वो भले ही अपनी टूटी फूटी भाषा में जैसा उसको समझ में आया है उस रूप में वो आपको रिकैप करके बता देगा, समझा के भी बता देगा। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि वो छोटा सा विषय जो हमारा एक समस्या के रूप में था, वो क्या किया, आपने एक्सप्लोर कर दिया, वो चीज आपने क्या कर दी, उसको बहुत अच्छे से समझा दिया। तो शिक्षकों के लिए क्या है, पल्लवन काफी विशेष महत्व रखता है। विद्यार्थियों को संबंधित विषय से संबंधित क्या होता है, सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, विशिष्ट ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जो बच्चे को, ठीक है रीडिंग करते हैं सारे बच्चे, मुझे पता है कि आप लोगों ने क्या है छोटेपन में या स्कूली लेवल पर क्या है रीडिंग की है ना। आपको कहा जाता है शिक्षक की पढ़ो, पढ़ता है बच्चा,
पर एक मुझे बात बताओ, क्या पढ़ने मात्र से आपको आपका पाठ या अध्याय समझ में आ जाता है? नहीं आता। केवल अगर आप रीडिंग करके ही अगर समझ में आ जाती हर चीज़, तो क्लास में शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती। क्लास में टीचर है, तो टीचर क्या करेगा? आपसे रीडिंग तो करवाता है, रीडिंग करवा के वो आप शब्दों का उच्चारण कैसे करते हो, वो जानने की कोशिश करता है। लेकिन उसी चीज़ को विस्तार के साथ क्या करता है, वो आपके सामने उस चीज़ को रखता है, जिससे कि समझ में आ जाए कि उस पाठ में, उस अध्याय में क्या दिया गया है। ये चीज़ क्या कहलाती है? पल्लवन। तो शिक्षा के क्षेत्र में पल्लवन का क्या है? विशेष महत्व है। पल्लवन करते समय कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने बताया कि आपको अपनी मूलभूत बातों से भटकना नहीं है। आपका जो टॉपिक है, उस टॉपिक के ओरिएंटेड ही आपको क्या करना है? पल्लवन करना है। जैसा कि कोशिश ये करिएगा कि 100 से लेके 120 शब्दों में क्या होना चाहिए? आपका पल्लवन खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। ठीक है, आपका टॉपिक इस प्रकार का है, आप 15-20 शब्दों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा विस्तार दे दिया तो पल्लवन पल्लवन ना रहकर क्या हो जाएगा? निबंध बन जाएगा। हमें पल्लवन को निबंध नहीं बनाना है, क्योंकि निबंध और पल्लवन दोनों में क्या होता है? अंतर होता है। निबंध में बहुत सारे उपविषय होते हैं, उन विषयों का विस्तार देते हैं, तो उपविषयों का पल्लवन हो जाता है, ये हम समझते हैं। मतलब बहुत सारे उपविषयों का पल्लवन निबंध कहलाता है। हमें किसी एक विषय को इस प्रकार से खींचे नहीं जाना है कि खींचते खींचते पता चला कि उसका मूल भाव भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो ये चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है। पल्लवन करते समय यह सावधानी रखनी है कि तय शब्द सीमा के अनुसार आपका पल्लवन क्या हो जाना चाहिए? पूरा हो जाना चाहिए। मतलब तय शब्द सीमा, अभी जैसा कि मैंने बताया आपको 100 से 120 शब्द, आप ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 शब्द ऊपर नीचे कर सकते हो, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका विस्तार इतना दिए जा रहे हो कि 100 शब्द की जगह आपने 400 शब्द कर दिए। नहीं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। और ये चीज़ कब होगी? ये चीज़ तभी होगी जब आप अनावश्यक जो भी बातें हैं उनको क्या कर दोगे? अलग हटा दोगे। अनावश्यक बातों का समावेश नहीं करना, केवल मूलभूत बातों को ही उसमें शामिल करना जरूरी है। अगर मूलभूत बातों को न रखते हुए अनावश्यक बातों को रख दिया तो हो सकता है कि आपकी शब्द सीमा तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और शब्द सीमा बढ़ने के कारण हो सकता है कि कुछ जरूरी जो आवश्यक बिंदु थे, वो आवश्यक बिंदु क्या हो गए? वहाँ से छूट गए। तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर क्या करना है? हमें विस्तार देना है या भाव पल्लवन देना है। मूल विषय के मुख्य बिंदु का विस्तार किया जाना चाहिए। पल्लवन ना तो बहुत ज़्यादा छोटा हो, ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो। अभी मेरी बातों से आप ये मत समझ जाना कि नहीं सर ने 100 से 120 शब्द बोला है, तो चलो ठीक है 120 शब्द के अंदर समेटने में फिर उसे बनाने तो चाह रहे हैं और बनाते बनाते उसको बहुत छोटा कर दिया। अरे सर आपने तो 100 शब्द का बोला था, देखो मैंने 70 शब्द में ख़त्म कर दिया। नहीं, 70 शब्द में भी ख़त्म नहीं करना है। आप 100 से 120 शब्द लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना विस्तार देना भी है। अगर आप उसको छोटा, ज़रूरत से ज़्यादा छोटा कर दोगे तो भी उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें जो मुख्य बिंदु आना चाहिए, जो आवश्यक बिंदु आना चाहिए, वो आवश्यक बिंदु उसके अंदर आप नहीं दे पाओगे। आवश्यक बिंदु आपके क्या हो जाएंगे? इसमें से छूट जाएंगे। जब आवश्यक बिंदु आपके छूट जाएंगे तो फिर आपका भाव पल्लवन या भाव विस्तार जो दे रहे हो वो क्या होगा? आपका अपूर्ण कहलाएगा, पूर्ण नहीं कहलाएगा। इसलिए इन बातों को जो मैं आपको बता रहा हूं, इनको आपको विशेष महत्व रखना है। इसमें अनावश्यक विस्तार नहीं देना है, ना हमारी कोई जरूरी बातें छूट जाएं, ऐसा कुछ हमें करना है। इसलिए आप सबसे पहली बात, भाव पल्लवन करने जाएं या जब भी किसी विषय के ऊपर पल्लवन बनाएं तो सबसे पहले दिमाग के अंदर उसकी थीम बना लीजिए कि मेरा विषय ये है, तो मुझे इन इन विस्तारों को, इन इन विचारों को क्या करना है? इसमें शामिल करना है। ये सारी बातें क्या होना चाहिए? मेरे पल्लवन के अंदर शामिल होना चाहिए। जब ये सारी बातें मेरे पल्लवन में शामिल होगी तो मेरा पल्लवन वैसे ही अपने आप में पूर्ण हो जाएगा। मेरा पल्लवन जो है वैसे अधूरा नहीं रहेगा, ना कोई मूलभूत बातें छूटी, ना मैंने अनावश्यक विस्तार दिया। इस कारण से पल्लवन मेरा क्या हो गया? अपने आप में पूरा हो गया। जब पल्लवन आपका तय सीमा के अंदर पूरा हो जाएगा तो किसी भी प्रकार से आपके नंबर कटेंगे नहीं। इसलिए हमें इन बातों को ध्यान में रखकर क्या करना है? काम करना है। और गलतियां यही करते हैं, नंबर कम मिलते हैं पल्लवन के अंदर, और गलतियां यही करते हैं। जो गलतियां करते हैं वो गलतियां हमें नहीं करनी है। और भी पल्लवन के अंदर बहुत सारी बातें हैं,
ऐसी बहुत सारी बातें आपके सामने और आने वाले लेक्चर्स के अंदर क्या करूँगा, मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा और आपके इसके बारे में और कुछ बताऊँगा। ये तो केवल एक छोटी-सी शुरुआत है। आप बने तो रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो ऐसे और भी नए रोचक और मनोरंजक वीडियोस, मनोरंजक और भी इस प्रकार के लेक्चर्स आपको ऑनलाइन क्लास के रूप में जो है वो मिलते रहेंगे। और इसी प्रकार से अगर आपको नई-नई बातें और भी आगे जानने को मिलती रहेगी। आप ये मत समझिएगा कि पल्लवन मेरा यहाँ कंप्लीट हो गया है, मैंने ख़त्म कर दिया है। नहीं, पल्लवन का विस्तार में और भी आने वाले लेक्चर्स के अंदर आपको दूंगा और भी नई-नई बातें आपको समझाता रहूँगा। ये सारी चीज़ें आपको पीएससी के लिए या जो भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सब चीज़ों के लिए आपको मतलब ये कह सकता हूँ कि आपकी तैयारी के लिए क्या ये सब चीज़ें आपके काम आएँगी। इसलिए मेरे वीडियोस को लगातार देखते रहिए और देखते रहने के साथ-साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और एक आपके लिए एक सुविधा हम लोगों ने और रखी है, आप हमारे इस ऑनलाइन वीडियो के पैकेज को भी खरीद सकते हैं। इस ऑनलाइन वीडियो का पैकेज जो है उसके लिए आप हमारे क्लास में बात कर सकते हैं। और आप चाहें तो केवल अगर आपको हिंदी का चाहे तो हिंदी का भी अलग से मिल जाएगा, पूरा पैकेज भी एक साथ मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें ये घर बैठकर आप तैयारी कर सकते हैं। इसका देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप ऑफलाइन क्लास नहीं आ पा रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लास में भी क्या है आप तैयारी पूरी कर सकते हैं। उसके लिए आपको केवल ऑनलाइन पैकेज खरीदना होगा और ऑनलाइन पैकेज खरीदने के साथ साथ ये सारी चीज़ें आपको एक के बाद एक वीडियो के रूप में क्या होती जाएगी, आपको मिलती रहेगी। तो चलिए आगामी नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक या फिर इसी चीज़ का विस्तार देते हुए आपके साथ हम आपको मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ मध्याह्न। For more details and knowledge, contact us and download our app from Play Store. Thank you.